दे कॉल हिम ओजी नाम की मूवी आज मैं थिएटर्स के अंदर देख के आ रहा हूँ, स्टारिंग पवन कल्याण। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कोई पिक्चर बन रही है। 3 दिन पहले इसका ट्रेलर निकाला था जिसको देखकर लग रहा था कि एक टिपिकल साउथ मास मसाला एक्शन मूवी होगी, लेकिन तुम में से कुछ लोग इतना कमेंट सेक्शन में स्पैम करो तो मैंने बोला ठीक है भाई कम्युनिटी पोस्ट डाल के देखते हैं। दे कॉल हिम ओजी के बदले मैंने दे कॉल मी ओजी लिख दिया। दाल चावल के नशे में था। और भैया मैंने टिकट लेके थिएटर में जाके बैठ के जब ये पिक्चर देखना चालू किया, पहले 5 मिनट में मेरे को समझ में आ गया कि ये मूवी मेरी आंखों के ऊपर इजी नहीं जाने वाली। बेटा आज तो चुके तुम। लेकिन फिर 10 मिनट होने के बाद मेरे को समझ में आता है कि ये पिक्चर मेरे कानों पर भी इजी नहीं जाने वाली है। बेटा आज तो मजे है तुम्हारे। दोनों पॉइंट्स का मतलब इतना सिंपल है कि इसका एक्शन सीक्वेंस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस तरीके से उन्होंने उसको प्लान किया है, शूट किया है, कोई भी इम्पैक्ट वाले शॉट्स वो दिखाते ही नहीं है। हीरो, विलन, साइड कैरेक्टर, साइड का भी साइड कैरेक्टर अगर ऐसा कुछ चला रहा है और जहाँ पे वो तलवार कटाना जाके उसको लगनी है वो लगने के दिखाएंगे ही नहीं। बस ऐसा चला दिया और वो गिर गया। पूरी की पूरी चीज इतने ज्यादा अब्रप्ट स्टाइल में दिखाते हैं कि वो केजीएफ वाले जोन में पहुंच गए और मेरा दिमाग वाज लाइक भाई अब और नहीं सह सकता, जल्दी से रजिस्टर करना बंद करो जो भी दिख रहा है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा कानों को लेकर, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना गजब, इतना मजेदार। थमन भाई ने धागा खोल दिया। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने ढोल पीट कर पिक्चर को संभाला है। वही स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो एक म्यूजिक दिखाते हैं 3D इंट्रो सीक्वेंस के साथ, बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया था। अब इससे पहले कि पिक्चर के गुणगान में गाऊं तुम्हारे सामने, मूवी है किसके बारे में? दे कॉल हिम ओजी एक ओजी नाम के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ओजी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओजस गंभीरा, जिसकी पैदाइश जापान में होती है बाय द वे, और अपने टीनेज तक वो जापान में ही रहता है, वहीं से मार्शल आर्ट सीखता है। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ और उसको इंडिया आना पड़ा। इंडिया में वो एक पोर्ट के बिजनेस को अपना हाथ के नीचे चलाता है। असली मालिक वो नहीं है बाय द वे, असली मालिक कोई और है जिसके 2 बेटे हैं, पूरी फैमिली है, सामने एक कॉम्पिटिटर खड़ा है, थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। वो इसके बेटे को मारेगा, ये उसके बेटे को मारेगा, कौन किसके बेटे को मारेगा, और इस सब के बीच में सबकी फट जाती है जब नाम लिया जाता है ओजी का। एकदम बिड़ू जॉन विक बाबा यागा मोमेंट देने की कोशिश करी, जहां पर गंभीरा नहीं बोलेंगे, कहेंगे बगुल बुआ आ गया, जिसका मतलब मेरे को नहीं पता, हिंदी में ये ट्रांसलेशन किया था उन्होंने। इसकी कहानी, इसका सेटअप सुन के अगर तुमको थोड़ा बहुत टिपिकल वाली वाइब आ रही होगी तो भाई पूरी की पूरी पिक्चर ही आज के दिन पे तुम केजीएफ, साहो, सलार या बतेरे मास मसाला एक्शन मूवीज जो बनाई गई हैं सदन सिनेमा से, उनको याद करो और याद करने के बाद इमेजिन करो कि अगर एकदम टिपिकल एवरेज सबका मिला लिया, टोटल किया, डिवाइडेड बाय एवरेज, तो मिल जाएगी एकदम मिडल ऑफ द रोड वही टिपिकल साउथ की एक्शन मसाला मूवी। कहानी चल रही है, रैंडम एक मार्शल आर्ट्स वाला सीन आता है जिसके अंदर अपने हीरो को एक रैंडम फॉरेनर आके चैलेंज करता है कि तू मेरे से लड़ तेरी बीवी के लिए। व्हाट? मेन कैरेक्टर को एलिवेशन देने के लिए वो जो मोमेंट बिल्ड करते हैं ना कि एक दूसरा साइड कैरेक्टर बताएगा उसके बारे में, तो इंटरवल से ठीक पहले एक मोमेंट आता है, कोई महिला बताए जा रही है कि एक साम्राज्य था, उसका एक रखवाला था। फिर विलन के साइड से कोई आके पूछता है कौन है वो, कौन है वो, बता मुझे, कहीं ये वो तो नहीं। भाई मेरे तुम ही हो। लिटरली दिस कैरेक्टर ओनली 20 मिनट नहीं 1 घंटे पहले खुद इंट्रो दिया था उसने इसी हीरो का। ही इज द वन जो अपने बेटे को बता रहा है कि ऐसा एक इंसान था और अब खुद ही पूछ रहा है कि कौन है वो। राइटिंग का बहुत बड़ा फॉल्ट है। जितना स्टाइल, जितना म्यूजिक स्क्रीन के ऊपर दिखता है ना, आई विश कि थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी होती इन्होंने, कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। पूरा इंडियन सिनेमा धीरे धीरे जापान की तरफ तो घुसते ही जा रहा है। इन्होंने तो अच्छी बैक स्टोरी डाल दी जिसको एक्चुअली कट कर देते तो भी कुछ नहीं जाता। हाँ जी, ये जापान का पूरा ओरिजिन सिर्फ इसलिए डाला है ताकि वो कटाना से क्यों लड़ रहा है इसका एक रीजन दे सके। बस तुमने अगर अभी तक न्यूज नहीं सुनी है तो छोटा सा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इसको साहो प्रभास की जो मूवी आई थी उससे कनेक्ट किया गया है। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शायद बनाने की कोशिश, तुम समझ रहे हो, मतलब जो ट्रेंड में चल रहा है ना भाई, सब कुछ मिलाकर एक पिक्चर बना देते हैं। ये उनका गोल था और वही गोल अचीव किया है। सिर्फ 2 पॉजिटिव्स हैं पिक्चर में जिसके कारण मे भी तुम इसको देख सकते हो। सबसे पहला मैंने बता दिया कि इसका म्यूजिक जो कि पिक्चर के अंदर थोड़ी जान बनाए रखता है। ओजस गंभीरा सान नाम से जो म्यूजिक बनाया भाई, और दूसरा मूवी के मेन एक्टर जो कि एक लिटरल स्टेट के डेप्यूटी सीएम है, मिस्टर पवन कल्याण। उनको अगर तुमको बड़े स्क्रीन पे देखना है तो मे बी, क्योंकि वो स्वैग, वो ऑरा तो है भाई, वो स्क्रीन पे दिखता है और उसको देखकर अच्छा भी लग रहा था म्यूजिक के साथ। एडजस्ट बाकी की मूवी नहीं जस्टिफाई कर पाती। थोड़े थोड़े यहाँ वहाँ कुछ सीन्स हैं जो देखकर अच्छे लग जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मूवी जितना भी स्टाइलिस्टिक होने की कोशिश करती है और कहीं कहीं दिखती भी है, सब्सटेंस के नाम पे उतना ही ज्यादा लैक कर जाती है। एटलीस्ट एक्शन अगर इसका क्लियरली दिख जाता तो भी काफी सारे पॉइंट्स बढ़ जाते पिक्चर के। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक
ओवरऑल टाइम पास वाली मूवी है, जिसको मॉकटेल के ऊपर मैं टाइम पास ही दूंगा। अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के लिए देखने जाना है, वो एक्टर के फैन, और तुमको बस मतलब चिल्लम चिल्ली एंजॉयमेंट, तो ये देखने चले जाओ, किसने रोका हुआ है? तुम्हारा पैसा तुम्हारा टाइम, फैन सर्विस चाहिए, फैन सर्विस मिलेगा। सर्विस बादल बदमाश का इतना ही काम था, आओ तुम्हारी मदद करो, मेरी क्रिकेट वाली वीडियो को रेकमेंड करो, टाटा बाय बाय बोल के चले जाओ, तो मैं वही कर रहा हूँ, बाय।